हेलो विद्यार्थियों, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा, धौलपुर। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है मानव भूगोल के 3 सिद्धांत। मानव भूगोल बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है और जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। विद्यार्थियों, कल हमने अध्ययन किया था डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और आज हम मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। विद्यार्थियों, मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। विद्यार्थियों, प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई है। इन तथ्यों के आधार पर तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न तथ्यों के आपसी संबंध एवं समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नलिखित 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें नंबर 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 पार्थिव एकता का सिद्धांत और नंबर 3 वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो में जिसमें चर्चा करेंगे वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज। यानी मनुष्य हर समय क्रियाशील रहता है। मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील हैं, यानी क्रियाशील या परिवर्तनशील। मनुष्य के चारों ओर जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है वो सभी क्या है, क्रियाशील है या परिवर्तनशील है। प्रत्येक कारक में प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो भौतिक और मानवीय और सांस्कृतिक वातावरण है, उसमें कुछ न कुछ प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, जड़ हो या चेतन, प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, सभी तत्व समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, परिवर्तनशील हैं। विद्यार्थियों, फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रुंज, जिन्हें फ्रांस का पिता भी कहा जाता है मानव भूगोल में, वो संभववादी भूगोलवेता थे। उन्होंने बताया है क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। जीन ब्रुंज ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, या तो वो वस्तु बढ़ रही है या वो वस्तु घट रही है। वास्तव में कुछ भी गतिशील या स्थायी नहीं है। जीन ब्रुंज फ्रांसीसी भूगोलवेता बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब गति रहित हैं, क्योंकि भूगोल में भौतिक तथा मानवीय तत्व निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जीन ब्रुंज कह रहे हैं। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास एवं समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कह सकते हैं। विद्यार्थियों, जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था जैसे प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था और अंत में समाप्ति का चक्र क्षण प्रति क्षण चलता रहता है।
परिवर्तन सजीव एवं निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। फसलें हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो आदि का जीवन समय दर समय बदलता रहता है। सबसे पहले उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के बाद उसका विकास होता है, विकास के बाद एंड में उसकी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार कोई ऊपर उठा स्थल भाग अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा कटकर नीचा होता रहता है। जैसे पर्वत है, अपर्दन द्वारा धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं। हिम है, पिघलकर सागरों में जाती रहती है। स्वयं जलवायु भी क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। जलवायु के विभिन्न घटक जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, हवा है, वायु दाब है, सब प्रति क्षण बदलते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं स्वयं गतिशील है। पर्यावरण के सभी कारक जैसे भौतिक एवं सांस्कृतिक गतिशील एवं परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार विकास एवं क्रियाकलापों की प्रकृति से स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे जो प्रमुख कारक है वो है फिजिकल फोर्सेज, यानी भौतिक शक्तियाँ। अब भौतिक शक्तियों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है पृथ्वी के गृहीय संबंध, नंबर 2 पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, और नंबर 3 सौर शक्ति, और नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इन भौतिक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद जैविक शक्ति से भी परिवर्तन होते हैं और मानव अपने आप में खुद परिवर्तनशील है। अगर हम भौतिक एवं प्राकृतिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि स्थलीय रूप में स्तर प्रतीत होने वाला पृथ्वी तल स्तर नहीं है। जो हमारा पृथ्वी का तल है, अर्थ ऑफ सरफेस, वो स्तर नहीं है, वो हर समय निरंतर परिवर्तनशील हैं। जिसे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती है तथा बाह्य शक्तियाँ हैं जिसे अनाच्छादन कह सकते हैं, इसे समतल बनाने में सक्रिय रहती हैं। इन शक्तियों में कुछ धीमी गति से सक्रिय रहती हैं जैसे पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, जबकि कुछ शक्तियाँ आकस्मिक होती हैं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन दृष्टिगत हो जाता है। पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, वरन इनके प्रभाव ही परिलक्षित होते हैं। प्रमुख भौतिक शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 की हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के गृहीय संबंध। विद्यार्थियों, पृथ्वी के गृहीय संबंध सौर परिवार के 9 ग्रह अभी नहीं है, अभी एक ग्रह को डिलीट कर दिया गया। अभी जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। सूर्य परिवार के 8 ग्रहों की तरह ही पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि होती है। इन गृहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटियाँ, वायुदाब की पेटियाँ आदि का आविर्भाव होता है। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातलीय भाग पर 2 प्रकार से प्रकट होती है। नंबर 1 महादेशजनक बल। महादेशजनक बल जो धीरे धीरे कई वर्षों बाद प्रकट होते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण, किसी स्थल भार का ऊपर उठना या नीचे धंसना। महादेशजनक बल है वो कई हजारों वर्ष या 100 वर्षों में इनका निर्माण होता है, जैसे पर्वतों का निर्माण। आज आप जो हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज जो पर्वत देख रहे हो वो हजारों साल के बाद इन पर्वतों का निर्माण महादेशजनक बल के कारण हुआ है। इसके विपरीत दूसरी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो आकस्मिक एवं अचानक होती हैं, जैसे ज्वालामुखी एवं भूकंप के द्वारा। कुछ समय के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ये शक्तियाँ ज्वालामुखी एवं भूकंप के द्वारा प्रकट होती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे सौर्य शक्ति के बारे में। विद्यार्थियों, पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में होने वाली विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख कारक सूर्य है। सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जैसे तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं का आविर्भाव सूर्य के द्वारा भी होता है।
ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थित पशु, वनस्पति तथा मनुष्य के जीवन को क्रियाशील एवं प्रभावित करती है। सूर्य पृथ्वी के धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रणकर्ता एवं संचालनकर्ता माना जाता है। सूर्य की पराशक्ति के कारण ही अपर्दन चक्र चलता है। हिमनदियों द्वारा भूतल के ऊंचे भागों का अपर्दन होता है तथा इसके साथ कटकर आई तलछट के निम्नवर्ती भागों में जमा होने से भी उनका समतलन होता है। इस प्रकार सूर्य ताप द्वारा पृथ्वी के सभी जैविक घटक भी प्रभावित होते हैं। अगली जो भौतिक शक्तियों में है नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर नीचे की ओर प्रभावित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक होना आदि क्रियाएं संचालित होती है। अतः पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल या जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो मनुष्य के जीवन का आधार है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही स्थल सतह पर पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य ताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमितताओं को नियमितता में परिवर्तित कर देती है। विद्यार्थियों, क्रियाशीलता का सिद्धांत में नंबर 1 भौतिक शक्ति। अगर नंबर 2 की हम बात करें वो है जैविक शक्ति। जैविक शक्तियों में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इसकी जड़ों के द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपेक्षित होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से मिट्टी में हुमस नामक उपजाऊ तत्व का निर्माण होता रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपरदित होती रहती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के धरातलीय भाग में परिवर्तन होते रहते हैं। अगली है मानव शक्ति। विद्यार्थियों, मानव भी परिवर्तन का मुख्य वाहक है, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल एवं विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता रहता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर फसल उपजाई, ऊबड़ खाबड़ धरातल को समतल किया, सड़कों का निर्माण किया, नदियों के जल को उपयोग के लिए बांध बनाया, नहर बनाई, बड़े बड़े नगर महानगर का निर्माण किया, पुल बनाए, सुरंग खोदी, खनन किया, खानों को खोदा आदि का निर्माण करता रहता है। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है जो समय समय पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है तथा स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नगर महानगर सभी की शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था होती है। प्राचीन नगर वर्तमान समय में नष्ट प्राय हो गए हैं। जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है। 1850 में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, जो 2020 में लगभग 7.5 या 750 करोड़ के आसपास हो गई है। विद्यार्थियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इनका संयुक्त एवं सम्मिलित प्रभाव प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्वों पर पड़ता है। भौतिक, जैविक सभी तत्वों का एक जीवन चक्र होता है, जिसके अंतर्गत उनका उद्भव, विकास एवं चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थल पर्वत भी धीरे धीरे अपर्दन द्वारा घिसकर छोटे होते रहते हैं, अंत में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित होते रहते हैं। स्वयं पर्वतों की भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं जीर्णावस्था होती है, यानी पर्वत भी सबसे पहले युवावस्था में होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में होते हैं, एंड में वो घिसकर अपर्दन के द्वारा जीर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। निर्माण के बाद बाह्य शक्तियाँ उनको रूप को परिवर्तन करना प्रारंभ कर देती है।
यानी आंतरिक शक्तियाँ हैं वो पर्वतों का निर्माण करती है, और जो बाह्य शक्तियाँ हैं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी उन आंतरिक शक्तियों द्वारा बनाए गए स्थल रूपों को मिटा देती है। अंत में उनका स्वरूप समतल मैदान में प्रतीत हो जाता है। पर्वतों की तरह नदियाँ भी का एक जीवन चक्र होता है। धरातल पर जलवायु दशा भी बदलती रहती है। सूर्य ताप के कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओस, पाला आदि की दशाएं प्रत्येक समय बदलती रहती है। अगर हम बात करें काल की, तो प्लेस्टोसीन काल में धरातल के अधिकांश भाग पर ठंडी जलवायु के कारण बर्फ की परत छा गई थी। बाद में गर्म जलवायु के कारण बर्फ के पिघलने से झीलों एवं नदियों का आविर्भाव हुआ। जल समुद्रों में एकत्रित हो गया। जलवायु की तरह मौसमी दशाएं भी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अतः स्वयं पृथ्वी, इसके ऊपर स्थित मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र तल, वायुमंडलीय दशाएं सभी समय दर समय परिवर्तन होते रहते हैं। इनकी स्थिति में प्रति सेकंड परिवर्तन होता रहता है, लेकिन प्रति सेकंड परिवर्तन को हम देख नहीं सकते और ना ही हम माप सकते हैं। हम केवल दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों को भी देख सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन गतिशील एवं सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है। प्रत्येक का एक जीवन चक्र होता है। हम सारांश में यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, गतिशील है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। धन्यवाद छात्रों। ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला जो टॉपिक के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे वो होगा पार्थिव एकता का सिद्धांत एवं वातावरण समायोजन का सिद्धांत। धन्यवाद विद्यार्थियों।